फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आरोही ने जब गेट ओपन किया तो उसके सामने आशी, निशांत जी और शालिनी जी खड़े थे। आशी को देखकर आरोही उसे बुरी तरह से घूरने लगी। जब आशी ने देखा कि आरोही उसे घूर रही है तो वो निशांत जी के पीछे जाकर छुप गई। आरोही ने आशी के मोमड़े के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो निशांत जी, शालिनी जी और आशी आरोही के पीछे पीछे हॉल में आ गई। हॉल में आते हुए आशी ने अपने मन में कहा, अब पता नहीं आरोही गुस्से में मेरे साथ क्या करेगी। हे भगवान, क्यों हर बार मैं ही फंस जाती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। हॉल में आकर आरोही ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर वो उन सब के लिए पानी लेने जाने लगी तो निशांत जी ने उसे रोकते हुए कहा, आरोही बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अभी अभी नाश्ता करके आए हैं। आप इधर मेरे पास आकर बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। निशांत जी की बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो निशांत जी के बगल में जाकर बैठ गई। निशांत जी ने जब आरोही को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो उन्होंने प्यार से आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, आप कैसी हो बेटा? आरोही ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल। फिर उसने शालिनी जी की तरफ देखते हुए पूछा, आप दोनों कैसे हैं? शालिनी जी ने कहा, हम दोनों भी ठीक है बेटा। तभी निशांत जी ने कहा, हम आपसे बहुत नाराज हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। उनकी बात सुनकर आरोही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन अंकल, आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? निशांत जी ने कहा, बेटा, हमें सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर आरोही हैरानी से आशी की तरफ देखने लगी। उसे ऐसे आशी को घूरते हुए देखकर निशांत जी ने कहा, उसे मत देखो बेटा, उसने हमें कुछ नहीं बताया है। हमें अंश ने सब कुछ बताया है। 3 साल पहले अंश ने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत बड़ा गुनाह था। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई थी? बेटा, क्या हम आपके कुछ नहीं हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं था? मैं आपको अपनी बेटी मानता था। मेरी बेटी के साथ इतना गलत हुआ और उस बेटी ने मुझे आकर एक बार बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि सब कुछ छोड़कर जाना सही समझा। क्यों क्या आपने बेटा ऐसा? क्या हम आपके अपने नहीं थे? एक बार आप हमें आकर बताती तो मैं उसी दिन मेरे बेटे को सजा दिलवाता। फिर निशांत जी ने आरोही की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कर देना बेटा, हम हमारे बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। अगर हम उसे अच्छी परवरिश देते तो वो आपके साथ ये सब नहीं करता जो उसने 3 साल पहले किया था। अगर आप चाहती हो कि अंश ने जो कुछ भी आपके साथ किया था उसके लिए उसे कानून से सजा मिले तो हम आपके साथ हैं। हम उसे सजा दिलाने में आपका साथ देंगे। बस एक बार आप हमसे कहो, हम उसे सजा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कल मेरे बेटे की सच्चाई जानकर दुनिया वाले हमें कुछ भी कहें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको इंसाफ मिले। कल को कोई और अंश रायज़ादा जैसा पैदा ना हो। उनकी बात सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप मेरे लिए अपने बेटे के खिलाफ जाना चाहते हैं, उन्हें सजा दिलाना चाहते हैं। आप जैसा पिता हर बेटे को मिले,
ताकि वो गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। आरोही की बात सुनकर निशांत जी ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके बालों में किस करते हुए कहा, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूँ। क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूँ? आरोही ने कहा। अंकल बोलिए ना। तो निशांत जी ने कहा, बेटा, क्या आप मेरे उस नालायक बेटे से शादी करके मेरे घर की बहू बनोगी ताकि आप उसे सुधार सको? मैं ये नहीं कह रहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही अंश से शादी करने के लिए हाँ कहेगी? क्या होगा आरोही का फैसला जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आप उसे माफ़ करो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप उसे एक मौका दो उसकी गलती सुधारने का। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि रूही को एक माँ और पापा दोनों का प्यार मिले। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या हम हमारी पोती से मिल सकते हैं? क्या मैं उसे अपने सीने से लगा सकता हूँ? निशांत जी की बात सुनकर आरोही ने कहा, अंकल, मैं आपके बेटे से नाराज जरूर हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं चाहकर भी रूही को आप सबसे दूर नहीं कर सकती। जितना हक मेरा उस पर है उतना ही हक आप दोनों का आपकी पोती पर है। जाइए, आप मिल लीजिए उस छोटी शैतान से। लेकिन अभी वो सो रही है, अगर वो जाग रही होती तो आप भी उसकी शैतानी देख सकते थे। आरोही की बात सुनकर आशी ने कहा, यस पापा, वो बहुत शैतान है, इतनी सी है, लेकिन अपने मासी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। अभी वो आराम से सो रही है, जबकि मैं उसके मॉम और डैड के बीच में चक्की में आटा पिसता है उस तरह से पिस रही हूँ, उस छोटी शैतान की वजह से। इतना कहकर आशी आरोही के रूम में जाने लगी। तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आशी, तुम बाद में रूही से मिलना, अभी तुमसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर उसने निशांत जी और शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों जाकर रूही से मिल लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आशी को भेजती हूँ। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। वहीं आरोही की बात सुनकर आशी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं डैड, आप इतने जालिम नहीं हो सकते जो आप अपनी होने वाली बहू के हाथों मेरा मर्डर करवाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूर कर देखा और उसे खींचकर अपने साथ किचन में लेकर चली गई। वहीं आशी की बात सुनकर निशांत जी और शालिनी जी हंसते हुए रूही के रूम की तरफ चले गए। रूम में आकर वो दोनों बेड पर सो रही रूही को देखकर खुश हो गए। तभी शालिनी जी ने रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी प्यारी पोती मिलेगी। ये तो बिल्कुल हमारे बेटे अंश की तरह दिखती है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, कब अंश का बच्चा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी। आपको पता है, मैं जब भी अंश की शादी के बारे में सोचती थी तब मेरे मन में एक ही ख्याल आता था कि अंश की शादी के बाद उसका पहला बच्चा एक लड़की हो। आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। अब मुंबई जाकर सबसे पहला काम मैं यही करूँगी कि सिद्धि विनायक मंदिर जाकर बप्पा को प्रसाद चढ़ाकर आऊँगी, मेरी पोती के आने की खुशी में। शालिनी जी की बात सुनकर निशांत जी ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर शालिनी जी कन्फ्यूजन से निशांत जी को देखने लगी। तो निशांत जी ने कहा, यही कि मेरी पोती आपके सड़े हुए बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या अंश आरोही से माफी मांगेगा? आरोही को शादी के लिए मना पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आपका बेटा तो हमेशा अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर सबको डराता रहता है। मेरी पोती को देखिए, कितनी प्यारी है, सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही है। इसे देखकर तो किसी को भी इसे प्यार करने का मन करेगा। वहीं आपके बेटे को देखकर तो लोग डर कर मुंह फेर लेते हैं। आपके बेटे के दोस्त अमन ने उसका सही नाम रखा है जहरीला नाग। आपके बेटे के मुंह से हमेशा जहर ही बाहर निकलता है, हमेशा हर किसी को डसने को तैयार रहता है। खबरदार, आपने जो मेरी पोती को अपने बेटे से कंपेयर किया तो। निशांत जी की बात सुनकर शालिनी जी ने नाराज होते हुए कहा, आप हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आप हमेशा उसे बुरा भला कहते हो। अगर आज के बाद आपने उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं आरोही आशी को लेकर किचन में आई और उसे दीवार से सटाकर उसके गले के पास चाकू रखकर उसे घूरते हुए बोली, बता, अंकल आंटी को किसने बताया? जितना मैं तुम्हारे भाई को जानती हूँ, उससे तो मुझे एक ही बात पता चलती है कि तेरा भाई तो अंकल आंटी को ये बात बताने से रहा। अब बची सिर्फ तुम। बोलो, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? बताओ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है ना? और तो और, अभी तुम बाहर अंकल से क्या बोल रही थी कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ और मैं तेरा मर्डर कर दूंगी। ये तुझे किसने कहा कि मैं तेरे भाई से शादी करूंगी? तुम ना सपने देखती रहना, और ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तेरे भाई से शादी नहीं करूंगी। वहीं आशी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरोही को देख रही थी। जब आरोही ने देखा कि आशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने आशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम चुप क्यों हो? उसकी बात सुनकर आशी ने चाकू की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले तुमने जो मेरे गले में चाकू रखा है उसे हटाओ। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके गले से चाकू हटाया और अपने हाथ बांधते हुए बोली, अब चुपचाप बताओ, अंकल आंटी को किसने बताया? सच सच बताना। अगर झूठ बोलने की तुमने कोशिश भी की तो अभी मैंने सिर्फ इस चाकू को तुम्हारे गले के पास रखा था। अगर तुमने सच नहीं बताया तो इस बार मैं सच में तुम्हारी मौत मेरे हाथ होनी दे ही। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर में कल तेरी फोटो के साथ एक हेडलाइन आएगी कि मशहूर बिजनेस किंग अंश रायजादे की बहन आशी रायजादा को उसकी दोस्त ने बेरहमी से चाकू से मार डाला। फिर उसने आशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि कल के न्यूज़पेपर में यहाँ न्यूज़ आए? नहीं ना। उसकी बात सुनकर आशी ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी और जोर जोर से खांसते हुए बोली, तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की किसी को ज़रूरत ही नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेस्ट फ्रेंड के गले में चाकू रखते हुए? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी शर्म कब की खो चुकी हूँ। अब बताओ, सच या कुछ और भी सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, देख माँ, मुझे तेरे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना है। अभी तुमने जो कुछ भी किया है वही मेरे लिए काफ़ी था। ये सुनकर आरोही ने कहा, ठीक है। तो आशी आरोही को कल उसके घर पर जो कुछ भी हुआ था वो सब बताने लगी। उसकी सारी बात सुनकर आरोही ने परेशान होते हुए पूछा, तुम्हारे भाई कैसे हैं? उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना जब अंकल ने उन्हें थप्पड़ मारा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अंश को निशांत जी ने थप्पड़ मारा था, ये जानकर आरोही आशी से क्या कहेगी? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। और तो और,
वो गुस्सा हो गए होंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बिना सोचे समझे हर कुछ बोल देती हो। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि सोच समझ कर बोला करो, लेकिन तुम तो तुम ही हो। तुम किसी की बात सुनोगी तब ना। देखो क्या हो गया। अंकल आंटी तुम्हारे भाई से नाराज हो गए। तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगा होगा। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, तुझे कितना बुरा लग रहा है, जबकि वो तो मेरा भाई है। मुझे उनके लिए इतना बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी भाई को बुरा लग रहा है तो लगने दो। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। एक ना एक दिन तो मॉम डैड को पता चलना ही था। तुम्हें क्या लगता है, जब डैड को ये बात पता चलती तो वो भाई को शाबाशी देते और उनसे कहते कि वाह मेरे बेटे, तुमने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती करनी चाहिए। इतना कहकर आशी आरोही के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आरोही एक बात बताओ। मेरे भाई पर डैड ने हाथ उठाया। ये सुनकर तुम्हारा दिल इतना जल रहा है, आखिर बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरे भाई से प्यार करने लगी हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अभी जाकर मॉम डैड से बात करके कल ही तुम्हारी भाई से शादी करवा दूंगी। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को आशी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, आज तो तुम गई मेरे हाथ से। आज पक्का मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। उसकी बात सुनकर आशी ने उसे हल्का धक्का दिया और किचन से बाहर भाग गई। उसने भागते हुए चिल्लाकर कहा, डैड मुझे बचा लीजिए अपनी बहू से, वरना ये मुझे मार डालेगी। जब निशांत जी और शालिनी जी ने आशी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो शालिनी जी ने निशांत जी की तरफ देखते हुए कहा, अब कौन सा भूचाल आ गया जो आपकी बेटी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आजकल घर में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। आपकी बेटी एक बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उसकी हरकतें तो बच्चों से भी गई गुजरी है। तभी रूही भी उठ गई और वो उठकर रोने लगी। उसे रोते देखकर शालिनी जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप करवाते हुए निशांत जी से बोले, देखिए आपकी बेटी ने इसे उठा दिया। इतना कहकर वो रूही को लेकर बाहर आ गई। जब वो दोनों बाहर हॉल में आए तो उन्होंने देखा आरोही हाथ में चाकू लेकर आशी के पीछे भाग रही थी। तभी आशी ने सोफे के इधर उधर भागते हुए कहा, आरोही तुम मेरी जान नहीं ले सकती। क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? ये कहते हुए वो आरोही के ऊपर सामान फेंक रही थी। वहीं आरोही सामान से बचते हुए आशी के पीछे पीछे भाग रही थी उसे पकड़ने के लिए। जब रूही ने आशी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो रोना बंद करके आशी की तरफ देखने लगी। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के पीछे भागते देखकर रूही जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर शालिनी जी और निशांत जी के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं आशी ने जब रूही को हंसते हुए देखा तो उसने रूही को घूरते हुए कहा, छोटी शैतान तुम हंस रही हो। तुम्हारी मॉम काली का रूप धारण करके हाथ में चाकू लेकर मुझे मारने आ रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। इधर रायजादा कारपोरेशन में अंश आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस वक्त मीटिंग हॉल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज अंश के गुस्से का शिकार आखिर कौन होगा? अंश अब क्या करेगा जानने के लिए बने रहना। उसका गुस्सा देखकर कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। वहीं अंश फाइल में देखते हुए सबको डांट रहा था। उसने अब तक कई लोगों को जॉब से भी निकाल दिया था। सब एम्प्लॉय बेबसी से नील की तरफ देख रहे थे।
तभी एक एम्प्लॉय ने नील की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, आज बॉस को किसने इतना गुस्सा दिला दिया है जो बिजली की तरह हम पर बरस रहे हैं। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर नील ने धीरे से कहा, एकदम चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बिजली तुम पर ही बरस पड़े। नील की बात सुनकर वो एम्प्लॉय चुपचाप बैठ गया। तभी नील का फोन रिंग करने लगा। फोन के रिंग की आवाज सुनकर अंश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, किसका फोन रिंग कर रहा है? मैंने कितनी बार कहा है, मीटिंग के टाइम मुझे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। किसकी हिम्मत हुई मेरी बात टालने की? अंश की बात सुनकर नील ने डरते हुए कहा, सर वो मेरा फोन रिंग कर रहा है। इतना कहकर नील फोन देखने लगा तो फोन में आ रहे नंबर को देखकर उसने कहा, सर मिस सानिया कपूर की असिस्टेंट मिस मोना कॉल कर रही है, क्या मैं कॉल उठाकर बात करूं? अंश भी जानता था कि नील के फोन पर ऑफिस के कॉल के अलावा किसी का कॉल नहीं आता है, इसलिए उसने नील को फोन अटेंड करने के लिए कहा। तो नील मीटिंग हॉल से बाहर आ गया और फोन पिक करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सानिया की असिस्टेंट मोना ने कहा, हेलो मिस्टर नील, सानिया कपूर आपके बॉस से मिलना चाहती है। हम इस वक्त आपके ऑफिस की लॉबी में हैं। अगर आपके बॉस इस वक्त फ्री है तो क्या सानिया कपूर आपके बॉस से मिल सकती है? मोना की बात सुनकर नील ने कहा, मिस मोना आप अभी 1 मिनट रुकिए, मैं बॉस से पूछ कर बताता हूँ, अभी वो मीटिंग में है। इतना कहकर नील मीटिंग हॉल के अंदर आ गया और अंश की तरफ देखते हुए बोला, सर मिस सानिया नीचे ऑफिस की लॉबी में आपका इंतज़ार कर रही है, क्या मैं उन्हें ऊपर आने को कहूँ? उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वेटिंग रूम में वेट करने को कहा। तो नील ने मीटिंग रूम के बाहर आकर मोना से उन्हें ऊपर आने को कहा और वेटिंग रूम में अंश का वेट करने को कहा, क्योंकि अंश इस वक्त मीटिंग में बिजी था। नील की बात सुनकर मोना ने हाँ कहा और फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने सानिया की तरफ देखते हुए कहा, मैम मिस्टर रायज़ादा के असिस्टेंट नील सर कह रहे हैं कि मिस्टर रायज़ादा अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमें वेटिंग रूम में जाकर उनका वेट करना होगा। मोना की बात सुनकर सानिया उसके साथ वेटिंग रूम में अंश का वेट करने लगी। कुछ देर बाद अंश मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में वापस आ गया। तो नील सानिया को अंश के केबिन में लेकर आया। केबिन के अंदर आकर सानिया ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर रायज़ादा, मैंने सुना आपको गोली लगी थी, अब आप कैसे हो? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो सानिया ने कहा, मैंने आपको जो फाइल दी थी, क्या आपने उसे देखा है? क्या आप इस बार हमारी कंपनी के साथ मिलकर फैशन शो ऑर्गेनाइज करोगे? उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हर साल हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की मदद करते हैं, हम इस बार भी करेंगे। हाँ, हर साल की तरह मॉडल हमारी कंपनी से होगी। आप अपनी बेस्ट डिज़ाइन हमें दिखाइए। अगर हमें डिज़ाइन पसंद आ गई तो मैं अपने असिस्टेंट को इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कहूँगा। आपके पास 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते में मुझे बेस्ट डिज़ाइन बनाकर दिखाइए। इतना कहकर अंश चुप हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर सानिया ने कहा, ठीक है मिस्टर रायज़ादा, हम आपको अपनी बेस्ट डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सानिया केबिन से बाहर आ गई। दरअसल आज सानिया बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कि सानिया अंशु को कभी अपना बना पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहना।
ताकि वो अंश को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अंश ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। वो तो अपनी फाइल में देखते हुए सानिया से बात कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आया। वो अंश के लिए इतना तैयार होकर आई थी, लेकिन अंश ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। सानिया ने खुद से कहा, कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करते रहोगे अंश रायज़ादा? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो रायज़ादा कॉरपोरेशन से बाहर आ गई और कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। इधर आरोही के घर पर आरोही और आशी भागते भागते थक गई थी। तभी आशी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा, मैं थक गई हूँ, मुझे माफ़ कर देना आरोही। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि तुम भाई से, उसने अभी इतना ही कहा था कि आरोही ने जाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसे ऐसे आशिक का मुंह बंद करते देखकर शालिनी जी ने कहा, आखिर बात क्या है बेटा? तुम दोनों ने घर को कुश्ती का मैदान क्यों बना रखा है? शालिनी जी की बात सुनकर आशी ने कहा, वो मोम, अभी उसने इतना ही कहा था कि आरोही ने जल्दी से उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी। फिर कुछ सोचते हुए आरोही ने शालिनी जी की तरफ देखकर कहा, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? शालिनी जी ने कहा, हाँ पूछो ना बेटा। तो आरोही ने आशी की तरफ देखते हुए पूछा, आंटी क्या ये आपकी बेटी है? उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने कन्फ्यूजन से कहा, क्यों बेटा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आरोही ने कहा, वो इसलिए आंटी, क्योंकि आप और अंकल तो हमेशा सीरियस रहते हो। आपका बेटा भी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर घूमता है, लेकिन ये आशी तो हर वक्त पागलों जैसी हरकतें करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है आंटी, इसके बर्थ के टाइम हॉस्पिटल में नर्स ने इसे बदल तो नहीं दिया था? कहीं आप गलती से किसी और के बच्चे को तो हॉस्पिटल से लेकर नहीं आ गई? आप एक बार आपका और इसका डीएनए जरूर चेक करवा लेना। उसकी बात सुनकर शालिनी जी और निशांत जी जोर जोर से हंसने लगे। शालिनी जी ने हंसते हुए कहा, सही कहा आपने बेटा, मुझे भी कभी कभी तो इसकी हरकत देखकर शक होता है कि कहीं मैं हॉस्पिटल से गलत बच्चे को उठाकर तो नहीं लेकर आ गई थी। उन्हें ऐसे हंसते देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए निशांत जी से कहा, देखिए डैड, मोम क्या कह रही है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा आरोही और मोम को लगता है? उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, किसने कहा तुम मेरी बेटी नहीं हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वो अलग बात है कि कभी कभी मुझे भी शालिनी जी की तरह तुम पर शक होता है। इतना कहकर निशांत जी चुप हो गए। तो आशी ने गुस्से में कहा, डैड आप भी जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर आशी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अंश आरोही से माफ़ी मांगेगा? क्या वो आरोही को शादी के लिए मना पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसे ऐसे नाराज होते देखकर निशांत जी ने कहा, अच्छा सॉरी बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी प्यारी सी बेटी हो। ये सुनकर आशी सोफे से उठ गई और निशांत जी को हक करते हुए बोली, आई लव यू डैड। निशांत जी ने भी उसे टाइट हक करते हुए कहा, आई लव यू टू बेटा। चलो अब हमें चलना चाहिए, यहाँ आकर बहुत टाइम हो गया है। फिर उन्होंने रूही को शालिनी जी की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहा, हम आपके दादू हैं, हम कल आपसे फिर से मिलेंगे, अभी हमें देर हो रही है। फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अब हम चलते हैं,
कल मिलेंगे आशी के घर पर। तुम आओगी ना रूही को छोड़ने? उनकी बात सुनकर आरोही ने कहा, जी अंकल, मैं जरूर आऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूही को आरोही को देकर वो आरोही के घर से निकल गए। इधर रायजादा कारपोरेशन में अंश आज पूरा दिन मन लगाकर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आज आरोही ऑफिस नहीं आई थी। अंश ने गुस्से में फाइल को टेबल पर फेंका और अमन को कॉल किया और उसे मून क्लब आने को कहा, और फिर वो केबिन से बाहर निकल गया और ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठकर मून क्लब के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार मून क्लब के बाहर आकर रुकी तो अंश कार से बाहर आया और क्लब के अंदर चला गया। एक साइड टेबल पर जाकर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। तभी वहाँ अमन आ गया। वो भी अंश के पास जाकर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते हुए उसने अंश की तरफ देखकर पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुमने अचानक से मुझे क्लब बुला लिया और मेरे आने से पहले ही ड्रिंक करने लग गए तुम तो बहुत कम ड्रिंक करते हो। क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया है? जब तुम अमेरिका में थे तब तुम ड्रिंक सिर्फ मीटिंग या पार्टी में करते थे। मैं ही तुम्हें जबरदस्ती क्लब ड्रिंक करने ले जाया करता था। तब तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद ड्रिंक करने क्लब आ गए? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंडिया आकर तुम इतने कैसे बदल गए हो जो खुद ही मुझे फ़ोन करके ड्रिंक करने के लिए क्लब बुला रहे हो? वैसे एक बात बताओ, तुमने उस दिन किसका डीएनए टेस्ट करवाया था और वो किसके सैंपल थे? जब तुमने वो सैंपल हॉस्पिटल भेजे थे तब मैं बाहर था, फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमसे उस बारे में बात कर सकूं। अब बताओ वो किसका डीएनए था? देखो, तुम मुझसे कुछ भी छुपाना मत। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया आकर तुम्हें कोई और दोस्त मिल गया है जो तुम अब मुझसे कुछ भी बात शेयर नहीं करते? उसकी बात सुनकर अंशु उसे बुरी तरह से घूरने लगा। अंशु को ऐसे घूरते हुए देखकर अमन ने कहा, अच्छा सॉरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश अमन को सच्चाई बताएगा? रूही के बारे में जानकर अमन कैसे रिएक्ट करेगा, जानने के लिए बने रहना। मैं कुछ भी बकवास नहीं करूँगा। अब तुम चुप रहकर मेरी क्यूरोसिटी और मत बढ़ाओ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, जिस बच्चे को तुमने हॉस्पिटल में आशी के साथ देखा था वो मेरी बेटी है। उसकी बात सुनकर अमन के मुंह में जो ड्रिंक थी वो बाहर आ गई। उसने एकदम हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बच्ची जिसका नाम रूही है वो तुम्हारी बेटी है? उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अमन ने कहा, मतलब तुम डैड बन गए हो और मैं चाचू? वैसे उसकी मॉम का नाम क्या है? अंश ने कहा, उसका नाम आरोही है। अमन ने कहा, क्या ये वही आरोही शर्मा है जिसकी इंफॉर्मेशन तुम तुम्हारे असिस्टेंट से निकालने को कह रहे थे? ये सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अमन ने कहा, तुम आरोही से कब मिले? और तो और रूही, मुझे सब कुछ जानना है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, वो सब जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना जानना था तुम उतना जान चुके हो। इससे ज़्यादा जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन तुम खुश होने की बजाय गुस्सा करके यहाँ बैठे हो। क्या तुम खुश नहीं हो
कि रूही तुम्हारी बेटी है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुम बताओ मैं खुश हूँ या नहीं। अमन ने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ, जब तुम मेरे साथ अमेरिका में थे तब तो तुम किसी बच्चे के आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में देखा था, जब रूही तुम्हारे वार्ड में आई थी तब तुम उसे देखकर कैसे खुश हो रहे थे। तुम्हारे चेहरे की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं जब रूही ने तुम्हें पापा कहा तो तुम्हारे चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। क्या तुम्हें जब पता था कि रूही तुम्हारी बेटी है? उसकी बात सुनकर अंश ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तब मुझे सिर्फ शक था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ आई। वो लड़की उनके टेबल के सामने वाली टेबल पर बैठी थी और उसके सामने दो आदमी बैठे थे। उस लड़की ने एक आदमी से पूछा, और टकले, कैसा है तू? यहाँ आते वक्त तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम ठीक से अपने आदमियों के पास पहुंच गए? तुम्हारे बगल में बैठा ये तुम्हारा साथ ही काम करता है या तुम्हारा बॉस है? बताओ मुझे। उस लड़की की बात सुनकर एक आदमी, जिसका नाम कालिया था, वो उस लड़की को वहां देखकर चौंक गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, आप यहाँ? उस लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे चंगुल से भागने में कामयाब हो गए? क्या तुम ये सोच रहे थे? नहीं बेटा, मुझे क्रिमिनल्स को भगा भगा कर मारने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो क्या है ना, मैंने अगर तुम्हें जेल में डाल दिया तो तुम्हारे आदमी आकर तुम्हारी बेल करवा लेंगे। तुम तो अपने लोगों का नाम बताने से रहे, लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं किसी मुजरिम को पकड़ती हूँ तो उस आदमी की जन्म कुंडली निकालने के साथ साथ उसके साथ जो जो काम करते हैं सबकी जन्म कुंडली निकाल कर उनका मृत्यु सर्टिफिकेट ना बना दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। इसलिए मैंने ही जेल से तुम्हें भागने में मदद की थी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम तो इस मैटर के सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा हो। मुझे तुम्हें नहीं, तुम लोगों को पालने वाले उस बड़े कीड़े को पकड़ना है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बॉस कौन है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर कौन है प्रिया? क्या अमन प्रिया से मिल पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। और कितने लोग हो तुम? चुपचाप बताओगे या मेरे हाथ की मार खाकर बताओगे? उसकी बात सुनकर उस आदमी के बगल में बैठे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर। तू है कौन जो मेरे सामने आकर मुझे धमकी दे रही है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मैं इस शहर में कुछ दिन पहले आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं ये तो जानती हूँ कि तुम एक नंबर के लुच्चे, लफंगे और एक घटिया इंसान हो। इसमें अगर कुछ और भी नाम ऐड करने हो तो मुझे बताओ, मैं वो भी कर दूंगी। उस आदमी ने गुस्से में कहा, ये लड़की, तुम भूल रही हो ये मेरा इलाका है। इस इलाके में जितना भी इलीगल काम होता है वो सब मैं ही करवाता हूँ। मैं माफिया लीडर जगदीश चड्ढा का खास आदमी रॉबर्ट का राइट हैंड हूँ। तभी उस लड़की ने कहा, ऐसा है क्या? मेरा नाम भी एसीपी प्रिया राठौर है। उसका नाम सुनकर उस आदमी ने कहा, ओह, तो वो तुम हो? इस शहर में तुम अभी अभी आई हो और हमारे आदमियों को पकड़कर जेल में डाल रही हो। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं खुद तुमसे मिलने आता। देखो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। हमसे दुश्मनी मत लो, चुपचाप
अपना काम करो। फिर उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, एक काम क्यों नहीं करती, ये एसीपी की नौकरी छोड़कर मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिया ने एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर जड़ दिया और फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। प्रिया ने उन सबको बुरी तरह से मारा और फिर उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। उसकी बात सुनकर वो कांस्टेबल उन दोनों को वहां से लेकर चले गए। उनके जाने के बाद प्रिया ने खुद से कहा, अब क्लब आ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ा मज़ा कर लिया जाए। वैसे भी मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। अगर मैं ड्रिंक करूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूटी करते वक्त ड्रिंक करती वो गलत बात होती। इतना कहकर वो बार काउंटर पर जाकर बैठ गई और ड्रिंक करने लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर अंश के साथ बैठा अमन ये सारा नज़ारा देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की तो एकदम हॉट और सेक्सी है, दिखने में जितनी खूबसूरत है एक्शन में भी उतनी ही है। कैसे धोया उस आदमी को। दरअसल अमन ने बस उन सबको लड़ते हुए देखा था, उनकी बात उसने नहीं सुनी थी क्योंकि क्लब में जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। वहीं अंश ने एक नज़र अमन को देखा और फिर बार काउंटर पर बैठी उस लड़की को जो ड्रिंक किए जा रही थी। इधर पुणे एयरपोर्ट पर एक आदमी फ्लाइट से बाहर आया और अपने असिस्टेंट के साथ वीआईपी एरिया से होते हुए एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे कवर कर रखा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। वो आदमी अपनी उम्र से जवान दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मेंटेन करके रखता है। वो आदमी कोई और नहीं, जगदीश चड्ढा था। एयरपोर्ट से बाहर आकर जगदीश चड्ढा अपनी कार में बैठ गया और उसने ड्राइवर को ताज होटल चलने को कहा। कुछ देर बाद उनकी कार ताज होटल के बाहर आकर रुकी तो जगदीश चड्ढा कार से बाहर आया और होटल में बुक किए गए अपने रूम में अपने असिस्टेंट के साथ चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पार्थ और जगदीश चड्ढा मिलकर अब कौन सा नया षड्यंत्र रचेंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। रूम में आकर वो फ्रेश हुआ और अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, उसे कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है और कब तक यहाँ पहुँचेगा। उसकी बात सुनकर उसके असिस्टेंट रॉबर्ट ने जी सर कहा और एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन पिक होते ही उस आदमी से पूछा, तुम कहाँ हो और यहाँ कब तक आओगे। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी ने उस रूम का डोर ओपन करने को कहा क्योंकि जिस टाइम रॉबर्ट ने उस आदमी को कॉल किया था तब वो आदमी उनके रूम के बाहर ही खड़ा था। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट ने डोर ओपन किया तो उसके सामने कोई और नहीं, पार्थ राठौर खड़ा था। रॉबर्ट ने पार्थ को अंदर आने को कहा तो पार्थ रूम के अंदर आया और जगदीश चड्ढा के सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने जगदीश चड्ढा की तरफ देखते हुए कहा, आप कैसे हो मिस्टर चड्ढा। जगदीश चड्ढा ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम अभी भी अंश रायजादा को बर्बाद करना चाहते हो या उसके डर से तुमने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। उसकी बात सुनकर पार्थ ने कहा, मैं अपने कदम पीछे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, अंश रायजादा को बर्बाद करना, जिस तरह उसने 2 साल पहले मुझे किया था। फ्लैशबैक 2 साल पहले। पार्थ राठौर राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ था।
उसकी कंपनी इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक थी। पार्थ अंश को हराकर अपनी कंपनी को पहले नंबर पर लाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा रायजादा कारपोरेशन और मित्तल कारपोरेशन से हार जाता था। जब पार्थ को ये बात पता चली कि जगदीश चड्ढा की बेटी शनाया रायजादा कारपोरेशन में अंश की सेक्रेटरी का काम कर रही है, तो वो शनाया को अपने जाल में फंसाकर उससे अंश की कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेकर उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या जगदीश चड्ढा शनाया की मौत का बदला अंश से ले पाएगा? क्या होगा जगदीश चड्ढा का अगला कदम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। लेकिन शनाया उसके जाल में नहीं फंसी, क्योंकि शनाया उस वक्त अंश से पागलों की तरह प्यार करती थी। वो अंश को अपना बनाने के लिए अंश के साथ मिलकर दिन रात काम करती थी, ताकि अंश उससे इम्प्रेस हो जाए। जब अंश ने शनाया का प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो शनाया ने गुस्से में आकर अंश की कंपनी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट पार्थ को दे दिए थे, जिसे पाकर पार्थ ने हर नामुमकिन कोशिश की कि वो अंश को बर्बाद कर सके। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ रायजादा कारपोरेशन के शेयर्स गिराने में, लेकिन वो ये भूल रहा था कि जिसे वो बर्बाद करना चाहता है वो अंश रायजादा है, जिसे लोग बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहते हैं। जब अंश को ये बात पता चली कि शनाया पार्थ के साथ मिलकर उसे बर्बाद करना चाहती है, तो अंश ने पार्थ की चाल उसी पर आजमाई। मित्तल कारपोरेशन के साथ मिलकर उसने पार्थ की कंपनी के सारे शेयर रातों रात नीचे गिरा दिए, जिससे पार्थ को बहुत नुकसान हुआ। साथ में अंश ने मार्केट में राठौर कारपोरेशन के बारे में ये खबर फैलाई कि पार्थ दूसरी छोटी छोटी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ काम करने का ऑफर देकर उस कंपनी को बर्बाद करके अपनी कंपनी में शामिल करता है। ये खबर सुनकर हर कंपनी ने पार्थ के साथ काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से राठौर कारपोरेशन बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। जब पार्थ को ये पता चला कि अंश शनाया को मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए, जिससे शनाया की मौत भी हो गई, और उसने जगदीश चड्ढा के पास जाकर ये कहा कि शनाया की मौत का जिम्मेदार अंश रायजादा है। अब जगदीश चड्ढा अंश के खून का प्यासा बन चुका है। इधर मून क्लब में अंश और अमन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे, लेकिन अंश फिर भी थोड़ा होश में था। उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, बहुत लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा, मुझे और ड्रिंक करनी है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, इधर मेरा एक प्राइवेट रूम है, तुम रात को वहाँ रुक जाना। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो अंश अपनी चेयर से उठ गया और क्लब से बाहर आकर कार में बैठ गया। उसने नील को कॉल किया और उससे आरोही के घर का एड्रेस पूछा, तो नील ने उसे आरोही के घर का एड्रेस सेंड कर दिया। आरोही के घर का एड्रेस देखकर अंश ने अपने ड्राइवर को आरोही के घर का एड्रेस बताया और वहाँ चलने को कहा, तो ड्राइवर कार आरोही के घर की तरफ लेकर निकल गया। कुछ देर बाद उनकी कार आरोही के घर के बाहर आकर रुकी, तो अंश लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आया और उसने ड्राइवर को वापस जाने को कहा, तो ड्राइवर कार लेकर वहाँ से चला गया। अब वहाँ सिर्फ अंश और उसके गार्ड्स थे। अंश ने अपने गार्ड्स को आरोही के घर के चारों तरफ फैलने को कहा, तो उसके बॉडीगार्ड्स आरोही के घर के
चारों तरफ फैल गए ताकि वो अंश को प्रोटेक्ट कर सके। बॉडीगार्ड के वहां से जाने के बाद अंश आरोही के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इधर आरोही के घर के अंदर आरोही ने रात का खाना बनाया और खाना खाकर उसने रूही को खाना खिलाया और रूम में आकर वो रूही को सुलाने लगी। उसके मन में इस वक्त निशांत जी की कही बातें चल रही थी। उसने खुद से कहा, अंकल ने मुझसे जो कहा वो सही कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही अंश को गेट ओपन करेगी या अंश को वापस लौटना पड़ेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। रूही को माँ के प्यार के साथ साथ पापा के प्यार की भी ज़रूरत थी। रूही बड़ी होकर अगर मुझसे अपने पापा के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? और अगर रूही ने मुझसे उसे अपने पापा से दूर रहने की वजह पूछी तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या बताऊंगी? क्या मैं उसे सच बता सकती हूँ? फिर उसने कहा, नहीं, मैं चाहकर भी रूही को कभी सच नहीं बता सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उस आदमी को मुझसे जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ वो आदमी उतना ही मेरे करीब आ जाता है। इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालना ही पड़ेगा वरना आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैंने देखा ही रूही किस तरह से अंश से अटैच हो रही है। इस अटैचमेंट के चलते अगर इन दोनों के बीच प्यार और ज़्यादा गहरा हो गया तो मैं चाहकर भी रूही को अंश से दूर नहीं कर पाऊंगी। आरोही अभी यही सब सोच रही थी तभी उसके घर का डोर जोर जोर से बजने लगा। डोर की आवाज़ सुनकर आरोही ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। टाइम देखकर आरोही ने खुद से कहा, इस टाइम कौन आ सकता है? मैं तो यहाँ किसी से भी ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। भले ही मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए। अब मैं क्या करूँ? दरवाज़ा खोलूँ या नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दरवाजे पर कोई चोर हुआ तो मैं क्या करूँगी? कहीं ऐसा तो नहीं चोर को पता हो कि मैं घर पर अकेली हूँ इसलिए वो मेरे घर का दरवाज़ा इस तरह से पीट रहा है। आरोही अभी यही सब सोच रही थी तभी उसे फिर से डोर के बजने की आवाज़ आई और साथ में किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, आरोही, दरवाज़ा ओपन कर वरना मैं तुम्हारा घर का दरवाज़ा तोड़ दूंगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारा गेट तोड़ दिया। ये कोई और नहीं अंश था। अंश पर अब तक नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वहीं अंश की आवाज़ सुनकर आरोही ने कहा, क्या ये अंश सर की आवाज़ है? लेकिन वो इस तरह से दरवाज़ा क्यों पीटेंगे और वो इतनी रात को मेरे घर क्यों आएंगे? वैसे भी कल उनके और उनके पापा के बीच जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो तो गुस्सा होंगे क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तो कहीं ना कहीं मैं हूँ। अब तक तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा अपने ऑफिस के एम्प्लॉय पर निकाल दिया होगा और अब आराम से बेड पर सो रहे होंगे। मैं ही पागल हूँ जो उनके बारे में सोच रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जाकर गेट ओपन करती हूँ। आखिर कौन है? यहाँ बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सोचकर वो हॉल में आ गई। तभी से हॉल में एक डंडा दिखाई दिया। उस डंडे को देखकर आरोही ने खुद से कहा, आरोही, इस डंडे को ले और दरवाज़ा खोल के बिना देखे उस इंसान को मार देना। जो होगा बाद में देखा जाएगा। इतना कहकर उसने वो डंडा उठाया और हिम्मत करके डोर ओपन कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही अंश को रूही के पास जाने देगी?
क्या वो अंशु को माफ करेगी जानने के लिए बने रहना। उसने सामने भी नहीं देखा और उस डंडे से सामने खड़े अंश को जोर से मार दिया। डंडा लगते ही अंश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चिल्लाते हुए बोला, आरोही, क्या तुम पागल हो? इस तरह कोई मारता है क्या? आरोही ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने सामने देखा। सामने अंशु को देखकर आरोही हैरान हो गई। उसने जल्दी से डंडा नीचे फेंक दिया और अंश के पास जाकर उसका हाथ हटाकर उसके सिर पर देखने लगी। उसने चोट को देखते हुए पूछा, आपको बहुत जोर से लगी क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हो। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, इसलिए मैंने डंडे से मार दिया। मुझे क्या मालूम था कि आप होंगे। आपको क्या ज़रूरत थी इतनी रात को मेरे घर आने की? उसकी बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? चोर दरवाज़ा पीटकर अंदर आने की इजाज़त लेता है तुमसे? उसकी बात का आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर अंदर आ गई और सोफे पर बैठाते हुए बोली, मेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके पास है ना? आपको क्या ज़रूरत थी इतनी रात को मेरे घर आकर ऐसा दरवाज़ा पीटने की? इतनी तेज आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इतनी रात को कोई ऐसे दरवाज़ा पीटेगा तो डर तो लगेगा ना मुझे। अब आप मुझे सुनाना बंद कीजिए और यहाँ चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ जाइए। मैं अभी किचन में जाकर फ्रिज से बर्फ़ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई और बर्फ़ को एक कपड़े में डालकर बाहर आ गई। उसने अंश को जहाँ चोट लगी थी वहाँ बर्फ़ लगाया। फिर उसने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, इस वक्त आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो और आप इतनी ड्रिंक करके यहाँ आए ही क्यों हो? आपको शर्म नहीं आती इस तरह ड्रिंक करके किसी के घर जाते हुए? अंश ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान आरोही पर था। वो आरोही को प्यार से देख रहा था। उसे देखकर खुशी हो रही थी कि आरोही को उसकी फिक्र है। उसने अपने मन में कहा, तुम मान क्यों नहीं जाती? जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसी तरह तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तभी आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? अंश ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो आरोही अंश के पास से उठ गई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, अब आप बताइए, यहाँ इतनी रात को नशे में धुत होकर आने का कारण क्या है? उसकी बात सुनकर अंश ने सोफे से उठते हुए कहा, तुम हो इसका कारण। ये सुनकर आरोही ने कन्फ्यूजन से पूछा, मैं इसका कारण कैसे हुई? जरा मुझे भी बताइए। अंश ने कहा, अगर आज तुम ऑफिस आती तो मैं यहाँ नहीं आता। और तो और जब मैंने घर पर फ़ोन किया तो मुझे पता चला तुम आज रूही को घर छोड़ने नहीं आई हो। मैंने पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारा इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अमन के साथ क्लब जाऊं और वहां जाकर ड्रिंक करूं ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए। यही सोचकर मैं अमन के साथ क्लब चला गया। क्लब जाकर मैंने बहुत ड्रिंक की लेकिन इतनी ड्रिंक करने के बाद भी मुझे तुम्हारी और रूही की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया तुम्हें देखने। वैसे रूही कहाँ है? मुझे उसे देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही अंशु को रूही के पास जाने देगी? क्या वो अंशु को माफ़ कर देगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, आप रूही से नहीं मिल सकते। ये सुनकर अंश ने कहा, क्यों नहीं मिल सकता?
मैं परी से, मुझे अपनी बेटी से अभी मिलना है। उससे मिलने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, यहाँ आपकी कोई बेटी नहीं है। आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। आरोही ने गुस्से में कहा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप रूही से नहीं मिल सकते। अंश ने कहा, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि मैं रूही से क्यों नहीं मिल सकता। आरोही ने कहा, क्योंकि वो अभी सो रही है। मैं नहीं चाहती कि आप उसे जगाओ। उसकी बात पर अंश ने कहा, मैं उसे नहीं जगाऊंगा, मैं बस उसे दूर से ही देखूंगा। प्लीज जान, मुझे देखने दो उसे। उसके मुंह से खुद के लिए जान सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, अभी आपने मुझे जान कहा, अब तो आप रूही को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उसकी बात सुनकर अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें जान नहीं कहूँगा। अब मुझे जाने दो रूही को देखने। उसे जिद करते देखकर आरोही ने कहा, मैंने एक बार कहा ना आपसे, आप रूही से नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। फिर क्यों आप बच्चों जैसी जिद कर रहे हो। अब क्या होगा आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।